नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि जहां एक ओर भारतीय अवाम ताकत दल अभी तक YouTube के संदेश के माध्यम से भारतीयता के माहौल की बात कर रहा है और भारतीयता के माहौल की कितनी आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है और इस भारत राष्ट्र के लिए कितना आवश्यक है, ये सारी बातें बता रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि इस कार्य को संपन्न करना है तो वो कितना कठिन है और किस तरह का माहौल इन राजनीतिक दलों ने और राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं और भी जो उनके इस तरह से सिपा सालार हैं, किस तरह का माहौल अपने भारतीय समाज में फैलाए हुए हैं। कुछ नमूना या कुछ नमूने के तौर पर ये आप सभी भारतीय भाई बहनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एक YouTube चैनल चलाते हैं लल्लन टॉप, सौरभ द्विवेदी करके, शायद वो बिहार के ही रहने वाले हैं। तो उनके कुछ यानी बिहार के गांव में जाकर के और लोगों की बातें सुनना, लोगों की प्रतिक्रियाएं लेना और विशेष करके बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव के संबंध में लोगों का विचार, लोगों का पक्ष जानने की एक कोशिश वो लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने की है और वही उन्होंने YouTube पर डाला हुआ है। तो बिहार के लोगों में, खास करके गांव गिराज के लोगों में जो बात जिससे पता चलता है, पहली बात कि उनके लिए जातिवाद, जो कि इस देश का, इस मुल्क का और भारतीय समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है, वो इसको अभिशाप के रूप में नहीं देखते हैं। पहली बात। और मुख्य रूप से वो जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसके पक्ष में हैं, तो व्यक्तिगत बातें, हमको नीतीश अच्छे लगते हैं, हमको लालू अच्छे लगते हैं, और फिर उन्हीं के पक्ष में कुछ तर्क वो बनाते हैं, गढ़ते हैं और सुनाते हैं। और
कुछ मोदी के भी पक्ष में, मोदी जी के भी पक्ष में बातें बनाते करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं, और लगभग किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो सारी बातें हैं कि सड़क बन जाना, विकास हो जाना, उसके साथ साथ देश में एकता की बहुत ज़रूरत है। जातिवाद को तोड़ करके पूरे देश में एकता की आवश्यकता है। संप्रदायवाद को तोड़ करके इस देश में एकता की आवश्यकता है। भाषावाद, प्रांतवाद, ये सारी बाधाएं, दीवारों को तोड़ करके एकता की आवश्यकता है। क्षेत्रवाद, समूहवाद की दीवारों को तोड़ करके एकता की आवश्यकता है। इसके प्रति एक भी व्यक्ति ये कहते नहीं मिला। और यहाँ तक कि मोदी के पक्ष में एक व्यक्ति काफ़ी बहस कर रहा था सौरभ द्विवेदी से, और बात करते करते वो इस बात से वो प्रकट हो गया कि जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस तरह से जो जहर फैला रहे हैं, उससे वो काफ़ी प्रभावित था। वो तर्क यही गढ़ रहा था कि 1000 साल बाद, यानी राजा दाहिर के बाद ये मोदी ऐसे राजा हुए हैं। अब उसको ये भी पता नहीं है कि श्री मोदी जी राजा हैं कि या इस देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में जनता के सेवक हैं, नौकर हैं। तो जिसको ये तक पता नहीं है कि वो मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के रूप में एक संवैधानिक नौकर है, जनता के सेवक हैं। तो राजा वो बोल रहा था, और यही बात जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग वो फैला रहे हैं। फिर वो गजवाए हिंद क्या बातें वो कहने लगा। अब ऐसे माहौल में ये लोगों में एकता, भारतीयता के आधार पर एकता, भारतीयता के आधार पर और भारतीयता की अवधारणा और भारतीयता के आधार पर आचार व्यवहार, आचरण, और उसके आधार पर एकता, भाईचारा, सद्भाव की बातें लगभग वो शून्य दिख रही थी, बिल्कुल अनुपस्थित और एब्सेंट दिख रही थी। बस यही तर्क दे रहे थे कि हमारा एमएलए वो हो जो हमारे यहाँ विकास करे। अब उनको समझना चाहिए एमएलए का जो चुनाव होता है वो विधानसभाओं में जाकर के कानून बनाने का होता है, विकास कराने का नहीं होता है। विकास करने की जिम्मेदारी जो सरकार होती है, सरकार का तंत्र होता है, वो उसका होता है। वो प्राथमिकताएं ये बता सकते हैं। और विकास की बात है, ये किसी मैंने जो जितने लोगों से वो ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने मैंने इंटरेक्ट किया, बात किया, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई विकास जो है कि प्राथमिकता वहाँ है जहाँ विकास नहीं हुआ है। सिर्फ हमारे क्षेत्र में विकास हो, ऐसा सिर्फ हमारे क्षेत्र में विकास हो और दूसरी जगह न हो, इस तरह की वकालत करने वाले तमाम मिले। इस तरह के लोगों का बहुत अभाव मिला कि जो ये कहते हैं कि भाई कि विकास पूरे देश में होना चाहिए,
पिछड़े जो पिछड़ा इलाका है, जो 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 अभी विकास से अछूता रहा है और जहाँ की कोई राजनीतिक पहुँच नहीं है, उसका प्रभाव नहीं है, वहाँ विकास की प्राथमिकता सबसे पहले होनी चाहिए। और वो विकास का स्तर जो है इस तरह का होना चाहिए कि उनको बराबरी पर लाने का। इस तरह की बात करने वाले, इस तरह की वकालत करने वाले लगभग अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे। तो इन सब में क्या परिलक्षित होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ जो है, सिर्फ हमारे क्षेत्र का विकास हो और बाकी क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, हमारे ही लोगों का बस विकास हो, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह की भावना जो है वो जातिवाद को प्रश्रय भी देती है और जातिवाद को अभिशाप मानने से रोकती है। और इसीलिए इन सब राष्ट्रीय बुराइयों का इलाज जो है भारतीयता ही है। यदि भारतीयता का दृष्टिकोण हो तो सभी लोग उस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जो ये बात करे कि भाई विकास जो है, विकास की प्राथमिकता वहाँ से शुरू होनी चाहिए। जो इलाका, जो क्षेत्र, जो लोग जो है विकास से वंचित हैं, वहाँ से शुरू करना चाहिए। और भी विकास करने का जो स्तर ऐसा हो कि वो सबके बराबरी पर लाने वाला हो। तो ऐसे लोगों को चुनने की बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहने वाले लगभग नहीं दिखे, अनुपस्थित दिखे और शून्य दिखे। ऐसे माहौल में यदि आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये राजनीतिक दल वो इतने खतरनाक हैं और इनमें देश का महत्व और देश की एकता, देश की अखंडता कितना जरूरी है, इसकी कोई कोई नहीं कर रहा था वहां पर। कभी कभी बस जापान इतना आगे हो गया, वो आगे, लेकिन जापान के लोग अपने देश के विषय में क्या सोचते हैं और कितना महत्व देते हैं, इस पर नहीं गौर कोई कर रहा था। और ये कोई बताने वाला भी, चाहे सौरभ द्विवेदी हो जैसे लोग हों, सौरभ द्विवेदी जैसे लोगों के विषय में भी भारतीय जनता दल बता चुका है कि ये उसी की वकालत करते हैं और बड़ी सफाई से, जिसने इस देश में विभाजन करके इस भारतीय समाज के ताने बाने को तार कर दिया है, वो जीएनपीसी। तो घुमा फिरा करके ये सौरभ द्विवेदी जैसे लोग उसी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के कॉकस के ही एजेंट होते हैं और बड़ी सफाई से और ये बातें वो घुमा फिरा करके वहीं पर लाते हैं। तो ऐसा भी माहौल नहीं देखा कि जो है कि वो सौरभ द्विवेदी जैसे लोगों को पहचान सके कि ये पत्रकार जो है वो किसके एजेंट हैं। और तो वही बात हो रही थी कि अपने भारतीय भाई बहनों के लिए या अपनी भारतीय आवाम के लिए ये मुल्क की इस देश की कितनी अहमियत है, उसकी सुरक्षा कितनी अहमियत है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा था।
जो दिल्ली में हिंसा हुई, सीए पर जो 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 भ्रम फैलाया गया, देश को अस्थिर करने की जो साजिशें हुई, इस पर नहीं कोई बोल रहा था। और मान लीजिए बोलता भी तो वो घूम घुमा करके वो मुसलमानों पर ही आकर के वो केंद्रित करते थे। ये इस तरह का माहौल था। इस पर नहीं जाते कि भाई इस तरह की साजिश, तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी और देश को अस्थिर करने में ये जीएनपीसी के लोगों ने भड़काया। और हिंसा कराने वाले जीएनपीसी का जो अवतार है, इनकार्नेशन है, केजरीवाल के लोगों ने करवाया। तो पूरा जो कुनबा जो है वो जीएनपीसी की एजेंसी में चलता है और जीएनपीसी के वो एजेंट है। अब इस तथ्य को एक आदमी भी न कहने वाला और न सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकार इस पर प्रकाश डालने वाले। यही बातें तो हैं जो देश की सुरक्षा से संबंधित हैं। और रही बात कि अपने वाम के लिए उनकी जो शिक्षा, उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य में एक बहुत हेजी आइडिया, एक बहुत धुंधली माने विचार, शिक्षा नीति। अरे शिक्षा नीति तो सरकार ने घोषित कर ही दिया है। शिक्षा के संबंध में यह ईमानदारी से देखने वालों की कितनी कमी है कि वो नहीं देखते हैं कि भाई अच्छे स्कूलों में जो दाखिले के समय कितनी मोटी मोटी जो है कैपिटेशन फीस ली जाती है और इसके शिकार होते हैं वो अभिभावक और माता पिता। इस पर नहीं कोई बात करता है, जबकि इस पर बात करना चाहिए। और इसके बाद फिर हाँ, एक बात और वो बता रहे थे कि बिहार के विद्यालयों में वो कहते हैं कि भाई आप पैसा आप दे दीजिए और फिर आप चाहे परीक्षा दीजिए चाहे न दीजिए, आपके वो मतलब कि परीक्षार्थी भी आप बन जाएंगे, आपके नंबर भी चढ़ जाएंगे और आप पास भी हो जाएंगे। प्रैक्टिकल जो साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक वो नंबर नहीं चढ़ते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये सब बुराइयां हैं। अब इन सब बुराइयों के रहते कोई कहे कि हम जो है यानी सुशासन बाबू हैं, अब कोई कहे कि हम सबका साथ सबका विकास, ये सारी बातें बिल्कुल बेमानी हैं। और ये बातें तो छन की, इस तरह की सूचनाएं तो छन की मिलती है ना। यदि इन इस तरह की बीमारियों के गहराई में कोई जाए तो और भी बुराइयां मिलेंगी, जिससे कि हमारे आम भारतीय भाई बहन त्रस्त हैं। और इस हकीकत के चलते देखिए जो बात कही जा रही है, इस तरह की समस्या, इसके लिए सिर्फ मोदी जी ही जिम्मेदार नहीं है। मोदी जी को तो विरासत मिली है। मोदी जी की निकम्मापन ये है कि इसकी कभी वो चर्चा नहीं करते हैं, और न कभी चर्चा करते हैं और न कभी इसके दूर करने की बात करते हैं। बस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात। इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा सिस्टम किस तरह से चल रहा है और किस तरह से लोगों को सेवा के नाम पर वो दुख दे रहा है विभिन्न रूपों में, इसको देखने की जरूरत है। सिर्फ गुड्डी जो है वो करने से कोई फायदा नहीं। जो उनको वोट मिल रहा है ये मोदी जी भी जाने, बीजेपी वाले भी जाने, क्योंकि लगभग एक विकल्पहीनता की स्थिति है कि भाई आखिर
यदि इनको छोड़ करके यदि किसको वो किसको वोट किसको दें। इसी स्थिति का लाभ इनको मिल रहा है। तो खैर, भारतीय जनता दल तभी से संघर्ष कर रहा है और संसाधन की एक बात रह गई है, वो भी हो जाएगा। और विकल्प क्या, बल्कि इस तरह से जो अपने देश के साथ, अपने देशवासियों के साथ जो छल और धोखा कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए और उनको इस देश से मतलब कि बाहर करने के लिए भारतीय जनता दल की बहुत आवश्यकता है। यही महसूस कराना है देशवासियों को। तो विकल्प ही नहीं बल्कि उनका इलाज ऐसे बीजेपी जैसे संगठनों का, लेकिन वो इलाज हमारे देश के लोग करेंगे और देश के लोगों की इसके लिए जो है वो तैयार करने की आवश्यकता है। तो जितने भी इस देश से संबंधित मुद्दे हैं, कोई भी नहीं वो जो है वो इस संबंध में बोल रहा था। और इसीलिए इस माहौल में यदि इसकी याद दिलाई जाए कि यदि इनको ये बताया जाए कि भाई बहुत कीमत दे करके इस देश को यानी इस स्थिति में लाया गया है, मतलब कि आज़ादी हासिल की गई है। आज़ादी हासिल करने में, आज़ादी प्राप्ति में कितने हमारे अमर शहीदों ने अपनी अपनी जानें दी हैं, और जाने दी हैं तो फिर इसके लिए नहीं दी हैं कि हमारे देश के लोग इस तरह से स्वार्थी हो जाएं कि वो कहें कि सिर्फ हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, और जो समस्याएं हैं उन पर वो बात न करें। बात करते भी हैं तो छिटपुट में बात करते हैं। अब जैसे एक वो कोई विद्यार्थी था वो उसने बात को कहा, बताया कि काफ़ी जगहों पर जो है बस पैसा आप दीजिए, आपको वो परीक्षार्थी भी बना देंगे, आपके नंबर भी चढ़ जाएंगे और आप पास भी हो जाएंगे। बताइए, शिक्षा, तालीम जो किसी समाज की नींव होती है, बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है, उसकी हाल ये तो रहा कि जो कि ये समाचार किसी तरह से एज ए ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन, मतलब वो छड़ती हुई सूचना है, और इसके पीछे कोई पड़े और इसके संबंध में काफ़ी जानकारी हासिल करे तो बहुत कुछ उसको मिल सकता है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसको दूर करने की जरूरत है। भारतीय जनता दल की चिंता इसमें है। सिर्फ ढिढोरेबाजी से और डंका पीटने से, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके का नारा लगाने और लगवाने से इन समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। शिक्षा ही आप ले लीजिए ना, शिक्षा नीति चाहे एक नीति चाहे सैकड़ों नीति बना दीजिए, लेकिन जब तक इसका इलाज नहीं होगा कि मान प्राइमरी शिक्षा देने के लिए आपका शिशु मंदिर और इसके बाद जो है नवोदय विद्यालय, कॉन्वेंट, डीपीएससी स्कूल में जो मोटी मोटी कैपिटेशन फीस ली जाती है और उसका जो शिकार होते हैं हमारे अभिभावक भारतीय भाई बहन, जब तक इसका निदान नहीं होगा तो किसी शिक्षा नीति का कोई मतलब नहीं है। और फिर जैसा कि बिहार के लोग बता रहे थे
कि पैसे के बल पर। और ऐसा सिर्फ बिहार में ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा और दक्षिण के राज्यों में भी ये ऐसा सुनने को मिलता है। ये तो मैंने चर्चा के दौरान ये बातें सुनने को मिलती है। लेकिन वही चीज़ है, यदि इसकी जानकारी गहन रूप में इकट्ठी की जाए तो बहुत कुछ इस तरह की बीमारियां वो सामने आएंगी। तो इन बीमारियों के रहते किसी शिक्षा नीति और उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तमाम तरह के डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं खुली हुई हैं। वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता की किस तरह से हत्या हो रही है, इसकी भी खबर है। और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जो मोटी जो कैपिटेशन फीस का जो अभिशाप है, ये उसी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, पता नहीं क्या, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ के नीचे ही ये सब, यानी ये अभिशाप चल रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार बिल्कुल बदस्तूर विद्यमान है। वो भ्रष्टाचार महंगा हो गया है। जो काम मैंने 100 रुपये में हो रहा था, आजकल वो जो है 1000 रुपये में हो रहा है। तो फिर इस नारे का मतलब क्या है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास तो जो है आज भी भ्रष्ट लोगों का ही हो रहा है। साथ की कोई बात नहीं, विश्वास की कोई बात नहीं। भारतीय जनता दल देखिए इसको इस रूप में इसलिए बता रहा है कि जब तक भारतीयता का माहौल नहीं होगा, इस तरह की समस्याओं से, बुराइयों से, अभिशापों से हमारे आम भारतीय भाई बहन, हमारे आम भारतीय अवाम जो है इसका शिकार बनती रहेगी। इसलिए मोदी जी के इसे झांसे वाले नारे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि इन नारों से बचने की आवश्यकता है और इस जाल से भी बचने की आवश्यकता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये तो रहा शिक्षा वाली बात। और वैसे ही स्वास्थ्य वाली बात है। आयुष्मान भारत का जो है वो ढिढोरा पीट दिया गया, लेकिन वो आयुष्मान भारत कितने को नसीब हो रहा है, ये तो बात है। ऐसे ही जीएनपीसी करती थी। जीएनपीसी गरीबों के नाम पर 15 से लेकर 16,000 तक उसकी योजनाएं हैं। हमारे जिनको अल्पसंख्यक का नाम इन सबों ने दे रखा है, या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, या इस टाइप से 10,000 से ऊपर इस तरह से वो योजनाएं हैं। लेकिन वो योजनाएं जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए हों, मुश्किल से 3 से या 4% ही वो जमीन पर दिखाई देती हैं। बाकी उन योजनाओं का क्या होता है, उन योजनाओं पर जो धन आवंटित होता, जो धन आवंटित होता है, जो फंड एलोकेट होता है, उन फंडों का क्या होता है, बिल्कुल वो अता पता नहीं। और उसी प्रकार जो है अपने इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के नाम पर इस जीएनपीसी ने 10,000 स्कीम और उसका जो क्रियान्वयन जो है, उसका अमल या इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल से 0.3%
ऐसा तो आंकड़ा आया था करीब वो 4-5 साल पहले। जैसे मान लीजिए ये नरेगा या मनरेगा, ढिढोरा इसने बहुत पीटा, लेकिन मनरेगा शुरू होने के पहले ही कितना ठेकेदार लेगा, कितना वो लेगा, कितना नेता लेगा, पहले ही जो है वो तय सब कर लेते। तो जब तक ये रहेगा तब तक किसी स्कीम का कोई मतलब नहीं है। इसको देखने की आवश्यकता है, और ये तभी होगा जबकि देशभक्ति आएगी। देशभक्ति का मतलब है कि अपने लोगों से मोहब्बत। ये बात नहीं कि हमारा ही विकास हो और हमारे क्षेत्र में सड़क बने, गलत है। सबका विकास होना चाहिए, और विकास जो पिछड़ा इलाका है, जो विकास से महरूम है, जो वंचित है, वहाँ से शुरू होना चाहिए। ये भावना सबकी होनी चाहिए, और इसी भावना के साथ सरकार चुनिए, अपना प्रतिनिधि चुनिए, और प्रतिनिधि भी जो उसके माने पात्र हो। समाज के जितना भी कूड़ा करकट को भेज करके, अपराधियों को भेज करके, बाहुबलियों को भेज करके, और हर दल में बाहुबली हैं, कूड़ा करकट हैं, अपराधी हैं, क्या मिलेगा आपको? चाहे वो जेडीयू का सुशासन बाबू का हो, चाहे आरजेडी का हो। आरजेडी में थोड़ा सा ज़्यादा है, आरजेडी हुआ, सपा हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा है, और उसके अपेक्षाकृत जो है थोड़ा सा बीजेपी में कम है। वहाँ भी है बाहुबली और अपराधी, वहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। तो इनमें ये बाहुबली हैं, अपराधी हैं, तिकड़मी हैं, और भ्रष्टाचारी हैं, और तरह की बुराइयों वाले प्रतिनिधि हैं। तो फिर वो आवाम को, देश को क्या दे सकते हैं? ये विषय जो है, इस पर जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको जरा सोचें। तो तरह तरह से बताने का मतलब यही है कि जब तक देश में देशभक्ति, भारतीयता आधारित भाईचारा का माहौल नहीं आएगा, तब तक जो है तब तक इन बुराइयों से, इन यातनाओं से, इन कष्टों से और इस तरह की परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। और इस यथार्थ को समझना चाहिए। और वो सौरभ द्विवेदी जब बात कर रहे थे तो एक मोदी के पक्ष में बहुत कुछ बोल रहा था कि वही कि 1000 साल बाद कोई राजा आया है जो कि हिंदुओं की रक्षा, ये फलाने ठिकाने सब बात कर रहा था। अंत में खुल भी गया कि वो जो पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ हैं, उन्हीं के द्वारा वो प्रेरित है, और उन्हीं से वो शिक्षा दीक्षा लिया है। ये बात खुला। और गजवाए हिंद पूछा भी गया कि भाई ये गजवाए हिंद क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि ये बात भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया हुआ है कि हमारे इस्लाम आस्था जो भारत में तो कम, भारत में जो समस्या है कि हमारे जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों की जो समाज है, उसमें काफ़ी प्रतिशत है जो कि मूल के साथ हैं और देशभक्ति भी है, और उनको ये भी एहसास है कि भाई कि भारत से बढ़िया कोई मुल्क विश्व में कोई है नहीं। ये आम उनकी धारणा है। लेकिन इनमें एक ऐसा तबका है कट्टरवादियों का जो कि पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहता है, और वो विशेषता इस बात की है कि वो कट्टरवादी और सामाजिक और हिंसक भी होते हैं, उपद्रवी होते हैं। वो
पूरे 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 जो जो समाज है हम मतलब अपना इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो समाज है उस पर हावी होना चाहता है। और वो सारा किसका लेता है? इन राजनीतिक दलों का, उनके जरिए। और खास करके जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, वो ऐसे तत्वों को पालती है। ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी दल ने बताया हुआ है। अब जो है इसी जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी या काकस का नेता जो है दिग्विजय जो है जाकिर मूसा नाइक के साथ जब फोटो खिंचवाता है तो देश को जान जाना चाहिए कि आखिर ये जो कट्टरवादी तत्व हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के, वो आखिर किसके एजेंट हैं। समस्या यहाँ है। इस पर लोगों को जागरूक करने के बजाय ये बीजेपी के सिपह सालार पूरे के पूरे समाज को निशाना बनाने की ये साजिश करते हैं। इनके जो प्रवक्ता आते हैं वो तो कुछ मुल्लमेदार भाषा में बोलते हैं कि नहीं भाई जो है सभी मुसलमान ऐसा नहीं सही, लेकिन अंदर खाने में जिस तरह की मानसिकता वो फैलाते हैं। अब जैसे फ्रांस का विरोध, अब फ्रांस का विरोध जो है, अब फ्रांस जो है वो करा कि वो इस्लामिज्म के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अब तक तो नहीं किया था, और भारत जो है आतंकवाद झेल रहा था, तो तब तो वो भारत जैसे लोग जो है उपदेश दे रहे थे भारत को। खैर, अब यहाँ के कट्टरवादी तत्व जो है इकट्ठा हो गए। इसमें दो तीन कमी है। मैंने जैसा कि बताया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका शांत रहता है, अब उसको शांति से बैठने की जरूरत नहीं है। वो भी इकट्ठा होकर के इन कट्टरवादियों का कैसे मुकाबला करना है, इनको कैसे पस्त कर देना है, इनको कैसे इनका नाश कर देना है, इसके लिए भी वो सोचे। ये जरूरी है। उनकी इस निष्क्रियता के कारण जो उनका हौसला बढ़ा हुआ है कट्टरवादियों का, ये चीज ठीक नहीं है। सक्रियता बढ़ा करके जो जितने अमन पसंद और मुल्क परस्त जो तबका है हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, उनको चाहिए कि संगठित होकर के उन कट्टरवादियों को पस्त करें, उनको शक्तिहीन करें, उनको दरकिनार करें, और हो सके तो इस मुल्क के बाहर भी कर दें। वो कितना समर्थन उसको मिलेगा जीएनपीसी से? मिलता रहे। तो इसकी आवश्यकता, और साथ में पूरे देश में इसकी जानकारी, इसकी स्पष्टता होनी चाहिए कि ये जो बात पर कोई गलत पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया में, तो हिंसा फैला दिया। यहाँ पर बंगलौर में सीए पर पूरा सीए पर यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम पर सरेआम जो है इसने भ्रम फैलाया सोनिया ने। ये भी तो देखिए ना, सोनिया ने सरेआम जाकर रामलीला मैदान में भ्रम फैलाया। मोदी जी ने क्या किया? यही तो समस्या की जड़ है। मोदी जी जीएनपीसी ऐसे खतरनाक जो दुश्मन है अपने देश का, उसकी जो रक्षा करते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है मोदी जी के द्वारा। यही तो है। और जिसने पूरे माहौल को भड़काया, कुछ नहीं किया इन्होंने। भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम, हालांकि यूट्यूब की खबर मिलती होगी, यूट्यूब की खबर जो है इन जीएनपीसी वालों को मिलती भी होगी, और जो है बीजेपी वालों को भी मिलती होगी कि यूट्यूब के माध्यम से भारतीय जनता दल ये बातें कर रहा है। सिवाय भारतीय जनता दल का विरोध करने के, इसके दफ्तर को तोड़ने के लिए, बस इसके लिए तो शिकार है।
लेकिन जो भारतीय जनता दल कह रहा है कि नहीं भाई, इसने नागरिकता संशोधन बिल पर भ्रम फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए सरेआम छाती तान करके ये सोनिया गांधी ने वो लोगों को भड़काया। क्या किया मोदी जी ने? ये सवाल जो पूछा भारतीय जनता दल ने, इस पर नहीं कोई वो बोलने वाला है। तो इन सारी समस्याओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, भारतीयता के दृष्टिकोण से, जिस भारतीयता के माहौल की आवश्यकता है और जिसको लाने के लिए भारतीय जनता दल ये यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से लाना चाहता है, उसको समझने की आवश्यकता है। और जो इन समूहों ने माहौल फैलाया हुआ है बिल्कुल जहरीला, व्यक्तिगत स्वार्थ का, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ है लोगों में, माने हमारे भारतीय भाई बहनों में जिस तरह की मानसिकता भरी गई है, ठूसी गई है, बिठाई गई है दिमाग में, व्यक्तिगत स्वार्थ का, मुल्क से यानी कोई मतलब नहीं है, और भारतीयता से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई नारा लगा भी दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो जान लीजिए कि ये माहौल अपने मुल्क के लिए कितना जहरीला है और भारतीय जनता दल का काम कितना कठिन और दुरूह है। लेकिन इन बातों से भारतीय जनता दल घबराता नहीं है। बस यही, और उसको पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन या बहुत जल्द ही अपनी भारतीय आवाम इस बात को समझेगी, भारतीय जनता दल के इस मर्म को और इस चिंता को समझेगी, और वो चिंता सबकी होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए, ऐसा वो समझाने में कामयाब होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।